बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नॉवल चाहना तुझे जब जाना, जिसकी राइटर है नीलम रियासत, उसकी ये 18वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। वो सीट के साथ टेक लगाकर आंखें मूंदे पड़ी थी जब ताशफीन के फ़ोन पे कॉल आने लगी। हेलो। कब? दूसरी जानिब से न जाने क्या कहा गया कि उसने मोटी सी गाली देते हुए बोलना शुरू किया। तुम उन लोगों को किसी भी तरह अंदर आने से रोक दो। कोई लड़का सामने ना आए। उनसे कहो ताशफीन को लेने आए हो तो उसी को लेकर जाना। उनको बताओ ताशफीन अपने घर पे है, जहाँ रेड डालने आए हो वो यहाँ नहीं रहता है। मैं लाहौर के करीब ही हूँ, यही 30 मिनट तक पहुँच जाऊँगा। उसने फ़ोन बंद करके दूसरा नंबर मिलाया। फ़ोन कंधे और कान के दरमियान रखे गाड़ी चला रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर, ताशफीन अर्ज़ कर रहा हूँ। 2 सेकंड तक सुनता रहा, फिर बोला, सर उन लोगों ने मेरे खिलाफ पर्चा काट कर वारंट निकलवा लिए हैं। सर मैं कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाह रहा हूँ। अभी तक जो कुछ हुआ है वो सेल्फ डिफेंस है। उन्होंने मेरे भाई के घर पे कब्जा जमाकर घर के अफराद को ज़बरदस्ती यरगुमाल बनाया हुआ था। एक तरफ उन्होंने हमें धमकी दिया कि अगर हम लोगों ने हारिस के लिए पुलिस से रब्ता किया वो उसको जानी नुकसान पहुंचा देंगे। दूसरी तरफ ये पुलिस का सहारा लेकर हमारे बंदे उठाना चाह रहे हैं। सर मुझे हर हाल में अपना भाई उनके शिकंजे से आज़ाद करवाना है। अगर मैं कहीं गिरफ्तार हो गया तो हमारा बहुत ज़्यादा खसारा होगा। मैं कोई बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप मुझे इतनी सी इजाज़त दे दें कि मैं उन लोगों से उनके अंदाज में डील कर सकूं। सर आई नीड योर परमिशन। सामने रश आ गया जिसपे उसने फ़ोन का स्पीकर ऑन करके फ़ोन डायल के पास रख दिया। कोई आदमी संजीदगी से कह रहा था, यंग मैन मैं अभी कॉल करता हूँ। जो भी कोई तुम्हें गिरफ्तार करने का ढोंग रचा रहा है मैं उससे डील कर लेता हूँ। हाँ अगर पुलिस की बजाय सिविलियन कोई तुम पे या तुम्हारी फैमिली के किसी फर्द पे हमला करता है तो तुम्हें अपना दफा करने का पूरा हक है। बेहतर तो यही होता है कि आज वाले वाक़ये का फौरी पर्चा कटवाया जाए, मगर चूँकि अभी हमें हारिस को ढूंढना है तो इस मामले को बाद में देखेंगे। जो मालूमात तुमने मांगी थी वो मैं तुम्हें ईमेल कर देता हूँ। हारिस दुबई गया ज़रूर था मगर सिर्फ 2 दिन के बाद वो वापस पाकिस्तान आ गया था। उसकी फ़्लाइट लाहौर की बजाय कराची की थी। इससे आगे हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है जो ये शो करे कि वो कराची से वापस लाहौर आया हो या कहीं बाहर गया हो। आखिरी मालूमात के मुताबिक हारिस कराची में ही है। थैंक यू सर, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। इंशाल्लाह नई सूरत हाल से आगाह करने के लिए आपसे दोबारा रब्ता करूँगा। हाँ ज़रूर। यंग मैन परेशान नहीं होना है, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक्स अगेन सर, अल्लाह हाफिज़। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि उसका फ़ोन एक दफ़ा फिर बजने लगा। ऑन करके स्पीकर लगाया। जी सर, ताशफीन वो लोग चले गए हैं। अच्छा हाँ, मुश्ताक सिकंदर को कॉल आई थी, उसके बाद फ़ौरन निकल गया। मैंने ऊपर की बात की थी, उन्होंने ही उसको बुलाया। मगर ताशफीन मुझे उनकी जानिब से एक खदशा है, ये लोग आज रात दोबारा कोई शरारत ज़रूर करेंगे। चले देखते हैं। उसने एक दफ़ा फिर कॉल काट दी। चुगन पूरी तरह उसकी तरफ रुख किए उसको एक टिक देखे जा रही थी। ताशफीन ने उसकी जानिब एक नज़र डालकर तसल्ली दी। ज़िंदगी में सख्तियाँ आ जाती, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये सब हुआ कैसे और क्यों? तुमने क्या किया है जो तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए हैं? झूठी FIR काटी गई है। किस बुनियाद पर? ऑन ड्यूटी SP के साथ हाथापाई की है। उसको मारा है? मारा होगा तभी FIR कटी। हाँ एक थप्पड़ मारा था। अगर मुझे इल्म होता वो ये कार्रवाई करेगा मैं 3-4 और लगा देता। तुम खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं रखते हो? तुम गलती पे गलती करते हो, सीखते क्यों नहीं हो? क्या चाहते हो? हम सब बस तुम्हारे गम में जिए? कब तुम अपनी हरकतों से बाज आओगे? मुझे तो गोली ही मारो। अब्बू का ही सोच लो, वो बूढ़े हो गए हैं। तुम्हारी तबीयत नासाज है, क्यों खामखा गुस्सा करके आपे से बाहर हो रही हो? मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से ये सब होता। तुमने बशारत हुसैन को पकड़ा और ये दुश्मनी शुरू हुई। रहने देते ना, जहाँ इतने लोगों को इंसाफ नहीं मिला वहाँ शाहरुख को भी इंसाफ ना मिलता तो सब्र आ जाता। मगर अब जो आग यहाँ फैल गई है ये सब कुछ ख़त्म कर सकती है। ताशफीन ने चल हमें कुछ ना कहा, फिर धीमे से अंदाज में बोला, अब्बास के सामने इन बातों का तज़किरा नहीं करना चाहता हूँ। हारिस को मेरी वजह से निशाना नहीं बनाया गया, उसके कारोबारी मामलात की वजह से ऐसा हुआ है। मैं तो उसी दिन के डर से उसको समझाने भी गया था, पर खैर किस डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ? जैसे वो लाहौर में दाखिल हुए ताशफीन ने पूछा था, जिस पर जुगन ने इनकार कर दिया। मुझे घर जाना है, घर जाकर अगर तुम्हारी वॉमिटिंग दोबारा शुरू हुई तो फिर बेहतर अभी दवा लेकर जाएं। जुगन खामोश हो गई। सब कुछ जानने के बाद भी रही सही हिम्मत भी जैसे ख़त्म हो गई थी। ताशफीन ने गाड़ी एक प्राइवेट अस्पताल के सामने रोकी और उन दोनों को हमरा लिए अंदर आ गया। अब्बास की शक्ल से परेशानी झलक रही थी। ताशफीन ने उनको अपने साथ लगा लिया। हाँ तो जमान शादी कैसी लगी? अब्बास ने अपने उम्र डालने वाले आंसू ताशफीन की कमीज़ के साथ ही रगड़ कर साफ कर दिया और बोला, अच्छी थी। माहा को बातों वगैरह से बहला कर रखना ताकि वो कल रात के वाक़यात भूल जाए। तुम उसके अच्छे दोस्त हो। हारिस भाई किधर है? मैं नहीं जानता हूँ, मगर बहुत जल्द हम सुराग लगा लेंगे। फिर से फ़ोन बजने लगा। एक नज़र नंबर पर डालकर वो अब्बास से बोला,
तुम अपनी आपा के साथ जाओ, मैं ये कॉल सुनकर आता हूँ। जुगन ने इंतज़ार भी नहीं किया, अब्बास का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई, जबकि वो फ़ोन कान से लगाए वापस बाहर आ गया। आधे घंटे बाद जुगन वापस आई तो वो अभी तक फ़ोन पे लगा हुआ था। वो चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। अब्बास बोला, आपा डॉक्टर ने क्या बताया? जुगन ने अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए अपना आंसू साफ किया और भराई हुई आवाज़ में बोली, कुछ नहीं जान, बस कहती हूँ मौसम की तब्दीली का असर और थकावट है। फिर आप रो क्यों रही हैं? इस दफ़ा पहले से भी भराई आवाज़ में बोली, कब रो रही हूँ, ये तो बस आंसू निकल आए हैं, वरना मैं क्यों रोऊंगी? अपनी नुस्खे वाली पर्ची दें, मैं उस सामने वाले मेडिकल स्टोर से दवा ले आता हूँ। नहीं बाशी, कल ले लेंगे, अभी अपने भाई को बोलो हमें घर ले चलें। ताजबीन खुद ही आ गया। जुगन का पीछे बैठना महसूस किया और रुख मोड़कर उससे पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा है? कहता है जो लोग तुम्हारी ज़िंदगी में दुख का बायस बने उनसे परहेज़ करो। दुख का मैदे से क्या ताल्लुक़ है? दुख हो तो मैदा भी मुतासिर होता है, या हद से ज़्यादा भूख लगती है, या भूख बिल्कुल मर जाती। मुझे घर जाना है। ताशी भाई, बास की बात बीच में ही रह गई क्योंकि एक दफ़ा फिर उसका मोबाइल बजने लगा था। अब्बास ने उदास नज़रों से जुगन को देखा, फिर खिड़की के शीशे से सर टिकाकर बाहर देखने लगा। ताशफीन फ़ोन पे न जाने किस किस के साथ सर खपा रहा था, किसी कैसे साथ मसलहत से बोल रहा था, किसी की सीधी बेइज्जती कर रहा था। गाड़ी जुगन वाले बंगले के सामने रुकी तो दिल पे एक घुंसा सा पड़ा। उस दिन के बाद वो इस घर में दोबारा नहीं आई थी और आज आई तो उसी के साथ थी जो दिल का महरम था, पर दोनों के दरमियान एक दफ़ा फिर दूरी आ गई थी। शरई तौर पर अब भी एक थे, मगर दिल के शीशे में दरार आ गई थी। न जाने अब ये दूरी कभी कुर्बत में बदल सकती थी कि नहीं। उसने अपनी मुट्ठी में दबे कागज़ को देखा और फिर गाड़ी से निकलते शख्स को। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो इस घर में कदम रखे, मगर जब अब्बास ने उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला तो वो नाचार उसके साथ चल पड़ी। अंदर आकर ठीक ठाक हैरत का झटका लगा। न सिर्फ मम्मी डैडी मौजूद थे बल्कि इसरार अहमद, फारिस और हसीब भी उधर ही थे। एक भाई शहरियार को बहला रहा था तो दूसरा माहा के साथ कलरिंग कर रहा था। मम्मी ने जुगन को गले लगाया और कितनी देर रोती रही और बार बार एक ही जुमला दोहराया, मुझे माफ़ कर दो जुगन। ताशफीन को समझने में हमसे गलती हो गई। आज उसने अपनी जान पे खेल कर हमें बचाया। मैंने उस बच्चे का बहुत दिल दुखाया था। शायद अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं अपने साहब का रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। वो सपाट चेहरा लिए उनको सुनती रही। डैडी ने उसकी पेशानी चूमी, खैरियत दरियाफ्त की, जिस पे आवाज़ ने बता दिया आपा को फूड पॉइजन हो गया है। आते हुए डॉक्टर को दिखा कर आई हैं। वो सबके सवालों से बचने के लिए बोली, अलमास आप ही नज़र नहीं आ रही हैं? वो शहरियार की चीज़ें लेने अपने घर गई हैं। जुगन को वैसे भी खड़े होना मुहाल हो रहा था। वो थकावट का बहाना बनाकर ऊपरी मंजिल पे बने बेडरूम्स में से एक में बंद हो गई। कितनी देर तक बेड पे गायब दिमागी हालत में पड़ी रही। वहीं आंख लग गई। जब दोबारा आंख खुली तो अंधेरा छाया हुआ था। वो बेडरूम से बाहर आई तो कदम खुद ब खुद अलमास के घर की जानिब उठ गए। बीच वाला दरवाज़ा नीमवा था। वो अलमास के ड्राइंग रूम से होती उसकी सीढ़ियाँ तक आई तो नीचे से रोने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ को पहचान गई थी। अलमास रो रही थी। ताशफीन, वो लोग न जाने हारिस के साथ कैसा सलूक रवां रखे हुए होंगे। इतना सारा वक्त गुजर गया, हम किसी की मदद भी नहीं ले सकते। काश मैंने तुम्हारी और डैडी की बात मान ली होती। काश हम लोग बशारत हुसैन के साथ किसी भी डील में इन्वॉल्व ना होते। जुगन ने आधी सीढ़ियाँ उतरी थी और सामने का मंजर देखकर खून ही जल गया। उसकी बहन ताशफीन के शाने पे सर टिकाए खड़ी रो रही थी और वो उसका सर थपकते हुए तसल्ली दे रहा था। जुगन को अपने गुस्से पे काबू न रहा। जोर जोर से 3-4 दफ़ा ताली बजाकर बोली, बहुत खूब। उसने तुम्हारी वजह से अपनी बीवी को जलील किया और तुम्हारी तरफ न जाने तुम्हारा शौहर भी वापस आता है कि नहीं, ये टसवे बहाने बंद करके। अब ऐसा करो, दोनों एक दूसरे से निकाह कर लो ताकि तुम लोगों के गिर्द बसने वाले लोग सुकून से जी सके। ताशफीन की नज़रें झुकी हुई थी और माथे पे तेवरी उभरी थी। अलमास शौक के आलम में बोली, तुम इतनी संग दिल हो, मुझ पे टूटने वाली क़यामत पर मुझसे इजहार हमदर्दी करने के बजाय इतनी नीच और घिनौनी बात कर रही हो। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? शर्म? किस शर्म की बात कर रही हो? हाँ, किस शर्म की बात? तुमने अपनी झूठी अना को बचाने के लिए मेरी अज़वाजी ज़िंदगी में जहर घोल दिया। तुम्हें इल्म था मैं वहाँ खुश हूँ, फिर भी तुम बाज ना आई। कभी सोचा है कि तुम्हें इस शख्स से मसला क्या है? कहीं अपने शौहर की बजाय इसके भाई की मोहब्बत में मुब्तला तो नहीं हो कि इसको किसी और औरत के साथ हंसता देखना तुम्हें गवारा नहीं हुआ, चाहे वो औरत तुम्हारी बहन ही हो। अच्छा है हारिस भाई वापस ना आए, वरना तुम्हारी असलियत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ताशफीन को जुगन की आखिरी बात पे सही वाली तप चढ़ी थी। वो एक बार में 2-2 सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया। अलमास रंधी हुई आवाज़ में बोली, मुझसे नफरत हो गई है, मगर प्लीज़ हारिस के लिए ऐसी बात ना करो। दुआ करो मेरे बच्चों का बाप ना छीना जाए। तुम्हारे बच्चों का बाप ना छीना जाए, उसके लिए सब दुआ करें। और मेरे बच्चों के बाप का क्या, जिसको तुमने उनसे छीन लिया? मैं डॉक्टर को दिखा कर आ रही हूँ। डॉक्टर कहता है मुबारक हो, आपकी 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी है और डबल मुबारकबाद लें मिसिस ताशफीन, क्योंकि आपके जुड़वा बच्चे हो रहे हैं।
जुगन की आवाज़ रन गई। उसने अपने बाजू पर रखा ताशफीन का हाथ गुस्से से झटक दिया और दोनों को बारी बारी देखते हुए बोली, मुझे तुम दोनों से नफरत है, कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने अभी तक अपने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट ताशफीन के सामने फेंकी और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर जिस रास्ते आई थी वहीं से पड़ गई। ताशफीन उसको जाते देखता रहा, फिर थके अंदाज में सीढ़ियों पर बैठकर मसली पड़ी रिपोर्ट उठाई और खोल कर पड़ी। डॉक्टर की रिपोर्ट के साथ अल्ट्रासाउंड स्कैन की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर जुड़ी हुई थी। ताशफीन ने रिपोर्ट पढ़ी और अपना बायां हाथ आंखों पर रख कर नफ़ी में सर हिलाया, फिर हारे हुए जवारी की तरह दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गया। अलमास ऊपर आई, उसके हाथ से रिपोर्ट लेकर पड़ी। नम आंखों के बावजूद चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई। ताशफीन को मुबारकबाद देते हुए कहा, ताशफीन तुम्हें बहुत मुबारक हो। वह नाराज़ है इसलिए अपने दिल की भड़ास निकाल कर गई है। जो भी उसने कहा है दिल से नहीं कहा है। जाओ उसको देखो, यकीनन रो रही होगी। मैं बाकी सबको ये खुशखबरी सुनाती हूँ और दिखाती भी हूँ। ताशफीन के इस बात में सर हिलाया, फिर फ़ौरन उठकर ना गया। अलमास चली गई और वो एक हाथ गाल के नीचे रख कर बैठा रहा। उसका नहीफ वजूद मट्टी और गर्द से अटा फर्श पे पड़ा बिल्कुल बेजान महसूस हो रहा था, मगर गनूद की चाय ज़ेन के साथ भी वो ये महसूस कर चुका था कि बिल्डिंग में भगदड़ मची हुई है। दरवाज़ों के खुलने और बंद होने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। लोगों की चीखों पुकार से एक पल को तो वो समझा शायद क़यामत बपा हो गई है। जो खामोश इमारत से यूँ अचानक शोर उठ रहा है। उसको वक्त का हिसाब भूल चुका था। दिन, घंटे, मिनट सब गड़बड़ हो चुके थे। ये भी याद नहीं रहा था कि आखिरी दफ़ा अलग से नवाला कब उतरा था। पानी जैसी नेमत की कदर अब हुई थी। जब अपनी अयाशी में किए गई घंटों के हिसाब से स्विमिंग और लंबे लंबे शावर याद आते तो दिल से बेख्तियार आह निकलती। अब तो उसको बाथरूम की भी ज़रूरत महसूस न होती थी। जब कुछ खाता तो जिस्म वेस्ट बनाता। उसे याद आया कि वो अपनी बेलकनी में पड़े झूले पे बैठा हुआ था। माँ उसकी गोद में थी। जब भी झूला ऊपर को जाता उसकी गोद के लंबे बाल उड़कर उसके बाप के चेहरे को छूते। दोनों बाप बेटी इकट्ठे पोएम पढ़ रहे थे। राइम की आवाज़ कहीं दब गई। माँ की आवाज़ भारी बूटों की धमक में बदल गई। हारिस ने आंखें खोलकर देखना चाहा, मगर अंधेरे में बारीक सी रोशनी की लाइन नजर आई जो आवाज़ों के साथ गड़बड़ हो रही थी। सर विक्टिम मिल गया है, हम उसको बाहर ला रहे हैं। और राइट आउट। वो एक दफ़ा फिर झोले पे बैठ गया जो नरम नरम हरकत के साथ हिलता रहा। कभी घूप अंधेरा हो जाता, कभी तेज़ रोशनी उसकी आंखों की बंद पुतलियों पर जोरदार दस्तक देती। कहीं आवाज़ें जागती, फिर एकदम खामोशी छा जाती। पर अब जब भी वो होश में आता वो महसूस कर सकता था कि उसका जिस्म बेजान नहीं था, बल्कि अब अपने जिस्म में हल्की फुल्की तवानाई पैदा होते महसूस कर सकता था, पर इतनी ज़्यादा नहीं। उस दिन पहली दफ़ा कोई शनासा आवाज़ समाज से टकराई। हारिस का बहुत जी किया कि जल्दी से आंखें खोलकर साहिब आवाज़ का दीदार करे, मगर चाह कर भी वो अपने गिर छाए अंधेरे से लड़ने में कामयाब ना हो सका। अगर तुम लोगों को हारिस इसरार की जान अजीज़ है तो 40 करोड़ का इंतज़ाम करना होगा। इतनी बड़ी रकम हमारे पास मौजूद नहीं है और तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा भतीजा मेरे पास है। तुम मेरे भाई को छोड़ दो, मैं तुम्हारे भतीजों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। दूसरी जानिब नज़ीर हुसैन ऐसे हंसा जैसे ताशफीन ने कोई लतीफ़ा सुना दिया। भतीजा मेरा अगर किसी काम का होता तो वो तुम्हारे हाथ इतनी आसानी से ना आता। उसको मेरी तरफ से गोली मार दो। इतने निकम्मे इंसान की मेरी टीम में कोई जगह नहीं है। ताशफीन को नए सिरे से परेशानी न घेरा। क्या बशारत हुसैन भी तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा? मैंने उसकी हुक्मरानी में 21 साल गुजारे। हर फैसला उसका मानना पड़ता है। मेहनत मैं करता हूँ, नाम उसका होता है। मैंने बहुत सोचकर बशारत हुसैन के केस से दूरी इख्तियार कर ली, इसलिए जो मुहर्रित तुमने अपने भाई को बचाने के लिए चलने थे वो नाकाम हो गए। मेरी तरफ से दोनों को मार दो। मुझे बस अपनी रकम से गर्ज है। तुम्हारे पास कल शाम 4 बजे तक का वक्त है। इसके बाद मैं बारी बारी तुम्हारे भाई के जिस्मानी अज़ा तुम्हें भिजवाना शुरू कर दूंगा। मेरे सामने गरीबी का रोना मत रोया जाए। हारिस की बीवी बहुत दफ़ा बहुत सी महफिलों में अपनी दौलत और बैंक बैलेंस का जिक्र सरेआम कर चुकी है। उसको बोलो आज अगर सुहाग की ज़रूरत है तो अपने सेठ बाप की तिजोरियों के मुंह खोल ले, वरना कल 4 बजे के बाद अपने शौहर पे फातिहा पढ़ ले। फ़ोन बंद हो गया। ताशफीन ने मेज़ पे रखा ग्लास उठाकर दीवार पे दे मारा। सेठ साहब हारे हुए अंदाज में बोले, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 करोड़ का इंतज़ाम कर सकता हूँ। अलमास तुम अपनी फ्रेंड से रब्ता करो। तुम्हारा सारा हल्का अहबाब बहुत अमीर है। अगर कोई 10 करोड़ की रकम दे देता है तो हम हारिस को बचा सकते हैं। डैडी मुझे 4 दिन पहले ये कॉल आई थी। मैंने जिस शख्स को भी अपना मसला बताया उसने दोबारा हाल पूछना तो दरकिनार मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया। मैं अपने मिलने वालों से रब्ता करता हूँ। डैडी मैं ये घर कारोबार सब बेचने को तैयार हूँ, बस हारिस को बचा ले।
मैं तुम्हारे घर और कारोबार को शामिल करके ही 30 करोड़ तक पहुंचा हूँ। अलमास तुम और मैं सड़क पे आ जाएं तब भी 40 करोड़ जमा नहीं कर सकते। डैडी प्लीज़ कुछ करें। मैं और क्या करूं? अपनी सारी उम्र की पूंजी तक गंवाने को तैयार हूं। क्या ये कम है? फिर भी मैं कोशिश करता हूं, अगर कोई मुझे 10 करोड़ का कर्जा दे दे। ताशफीन बाहर लॉन में निकल आया। असद की कॉल आ रही थी, जिसको उसने ज़बरदस्ती घर भेजा था। जी असद, क्या उसका फ़ोन आया या अभी तक इंतज़ार हो रहा है? फ़ोन आया है, मगर उस आदमी ने अपना रंग बदल लिया है। पहले भाई भाई करने वाला अब पैसा पैसा कर रहा है। कितने मांगे हैं? 40 करोड़। कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। यार बात पैसे की नहीं है, मुझे उस आदमी का भरोसा नहीं है। ये मुंह बोली रकम लेकर भी मुकर सकता है। हमें कुछ ऐसा प्लान तरतीब देना पड़ेगा कि अगर ये हमारे साथ गेम भी कर रहा है तब भी हम किसी तरह हारिस तक पहुंच जाएं। मैं आपको वापस कॉल करता हूँ, आप भी सोचिए इस चीज़ का हल। मैं भी सोचता हूँ। क्या उसने कोई डेडलाइन दी है? कल शाम 4 बजे तक। अब हल यही है, रकम अपनी मर्जी की जगह पर बुला कर दी जाए और नोटों के दरमियान ट्रैकर रखा जाए, क्योंकि अब मैंने तहिया कर लिया है कि उसकी सारी गैंग को ख़त्म करके चल लूँगा। ताशफीन के अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि बाजार में से गुजरने वाली गाड़ी से 2 आदमियों ने क्लाशनकोव के साथ चुगन वाले बंगले पे फायर खोल दिया। फायरिंग करने वालों की गर्दनें दीवार के ऊपर से नजर आ रही थी। वो लोग एक दफ़ा फायरिंग करते फुल स्पीड से गुजर गए, फिर मुड़कर वापस आ गए। ताशफीन इस वक्त बिल्कुल निहत्था था। रात के 8 बज रहे थे। बाहर लॉन की सारी बत्तियां जल रही थी। उसकी तरफ आने वाली 2 गोलियां दोनों दफ़ा उसके तेज़ी से भागने की वजह से कमलों में जा लगी थी। जब तक वो भागकर अंदर से अपने लिए कोई हथियार लेकर आया, छत पे बैठे फारिस ने सभी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल की स्कोप में देखते हुए ताशफीन की हदायत पे 100% अमल करते हुए निशाना बांधकर सबसे पहले गाड़ी का टायर उड़ाया था, फिर दूसरी गोली चलाकर धड़खड़ाती गाड़ी में से लटकने वाले गुंडे की खोपड़ी को उड़ाया था। इतनी देर में गाड़ी फटे हुए टायर के साथ ही फुल स्पीड से निकल गई। फारिस ने ऊपर से आवाज़ लगाई, ताशफीन तुम्हें लगे तो नहीं है? तुमने बचा लिया बॉस। ताशफीन ने वहीं से फारिस को सल्यूट मारा। फारिस ने मुस्कुराते हुए सर को हल्का सा खम दिया। ताशफीन ने एक दफ़ा गेट वगैरह के लॉक चेक किए और अंदर आकर नज़ीर हुसैन का नंबर मिलाया। तुम एक नंबर के ना मर्द हो, तुम्हारी एक बात नहीं है। पहले तुमने कहा मेरे भाई को छोड़ो, फिर कहा 40 करोड़ लोगे, अब अपने कुत्तों को आम लेने मेरे घर पे भेज रहे हो। मैं बड़ा सब्र दिखा रहा हूँ, मगर एक बात तुम ना भूलना नज़ीर हुसैन, अगर मेरी फैमिली में कोई जानी नुकसान हुआ मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगा। ये मत समझना कि मुझे इल्म नहीं है कि तुम इस वक्त किस होटल के किस प्राइवेट कमरे में अपनी रखेल के साथ बैठकर सरे शाम जुआ खेल रहे हो। ज़रा ध्यान रखना, लालच इंसान को अंधा करके मारता है। अब अगर तुम्हारा भेजा कोई टट्टू इधर आया तो तुम्हारे घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। घर में उठने वाली नस्वानी चीख ने सारा घर हिलाकर रख दिया। ताशफीन ने बामुश्किल कॉल काटी और जिस जानिब से आवाज़ आई थी उधर को भाग खड़ा हुआ। घर की दूसरी मंजिल पे बेडरूम की बालकनी में खड़ी अनम चीखने के साथ साथ थर थर काम भी रही थी। ताशफीन और फारिस आगे पीछे फूली सांसों के साथ वहां पहुंचे थे। बालकनी के मंजर को देखकर ताशफीन के चेहरे से सारा खून उचड़ गया। फारिस को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। ताशफीन के लबों से या अल्लाह करम, जुगन को गोली लगी थी। ताशफीन ने खून में लथड़ी जुगन के नेम बेहोश वजूद को सीधा करके उसकी नब्ज टटोली। अगले पल वो धाड़ रहा था। फारिस जल्दी गाड़ी निकालो, इसको अस्पताल लेकर जाना है। फिर वो अनम पे चलाया। यहाँ क्या कर रही थी? जुगन को बाहों में उठाकर नीचे की तरफ जाते हुए साथ साथ हदायत कर रहा था। मेरी जेब से फ़ोन निकालो, असद को कॉल करो, वो इधर घर पे आ जाए। सारी बत्तियां बंद कर दो, दरवाजे लॉक रखना, सबको नीचे तह खाने में ले जाओ। तुम और असद ऊपर छत पे रहकर निगरानी करना। कोई भी मशकूक फर्द घर की जानिब आता देखो शूट कर देना। जब तक वो गाड़ी तक आया उसका चेहरा पसीने में नहाया हुआ था। जुगन का सर उसके धड़कते सीने पर रखा था। जुगन की आंखें बंद थी। फारिस ने दरवाज़ा खोला। वो जुगन को किसी बच्चे की तरह गोद में भरकर सीट पर बैठ गया। फारिस ने उसका दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। अगले पल गाड़ी गेट पार करने के बाद हवा से बातें कर रही थी। ताशफीन ने जुगन को होश दिलाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। वो बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। जुगन, एक दफ़ा मेरी तरफ देखो। फारिस जल्दी कर यार, ये आंखें नहीं खोल रही है। फारिस ने अपनी सी कोशिश करते हुए उसको बुलाया। प्यारी आपा होश करें, भाई गोली किधर लगी है? मुझसे मत पूछो। जुगन का गर्म खून ताशफीन की शर्ट तक भिगो गया था। वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल किए जा रहा था। जिस्म के ऊपरी हिस्से से खून बह रहा है, अगर दिल निशाना बन चुका हुआ तो? ताशफीन ने उसको अपने साथ भेजकर अपने बालों पर लब रखे। या अल्लाह मुझ गुनहगार पे रहम कर दे, इसको कुछ ना हो। फारिस ने गाड़ी एक
टॉप क्लास प्राइवेट अस्पताल के सामने रोकी। इमरजेंसी स्ट्रेचर लाकर उस पर जुगन को डाला गया। फारिस ने हर किस्म की कानूनी कार्रवाई वाले सवालों का गला ये कहकर घूंट दिया कि वो अस्पताल के मालिक का जानने वाला और जख्मी औरत इंचार्ज की रिश्तेदार है। साथ ही उसने जेब से फ़ोन निकालकर अपने क्लास फेलो और मुजम्मिल को कॉल की, जिसके बाप का अस्पताल था। उसने सारा माजरा क्या सुनाया। मुजम्मिल ने उसी वक्त अपने बाप से कॉल करवाकर जुगन के इलाज के मुतालिक ज़रूरी ऑर्डर दिए। ताशफीन वहीं गाड़ी में बैठा हुआ था। उसके दामन और हाथ सब पे खून के धब्बे थे। अंदर जुगन को दाखिल कर लिया गया। फारिस ने आकर ताशफीन को तसल्ली दी और सूरत हाल से आगाह किया। वो सर झुकाकर बैठा सब कुछ सुनता रहा। फारिस वापस अंदर चला गया। ताशफीन ने अपने हाथ जीन्स पे रगड़े और जीन्स में अरसा पिस्टल निकालकर मैगजीन चेक किया। 12 में से 10 गोलियां मौजूद थी। उसने एक एक करके सारी गोलियां वापस मैगजीन में डाली। मैगजीन को पिस्टल में लोड किया, गोली चढ़ाई और सेफ्टी कैच लगाकर सीट की पिछली सीट से निकलकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर पहले से इग्निशन में लगी चाबी को घुमाया। गाड़ी में जिंदगी की लहर दौड़ गई। उसका दिमाग माउफ हो रहा था। आंखों के सामने बस एक ही मंजर था, जुगन का खून में लथपथ हुआ वजूद, उसकी बंद आंखें, उसकी खामोशी। ताशफीन के दिल में सफ़े मातम बिछ गई थी। अभी कल ही तो उसने ताशफीन पे अपना गुस्सा निकाला था। अलमास के हवाले से बहुत नाजेबा बातें कर गई थी। जुगन की प्रेगनेंसी का सुनकर ताशफीन के दिल पे जो सरशारी की कैफियत छाई थी, वो जुगन की बातों से मुतासिर हुई थी। यही वजह थी कि उसने नाराज़गी के इजहार के तौर पे जुगन से बात नहीं की थी, क्योंकि बच्चों की आमद का सुनने के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो उसको छोड़ देगा। अपनी गलती के पहले दिन से वो ये बात जानता था कि अगर वो सच्चे दिल से जुगन के आगे हाथ जोड़ देगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उसको माफ़ ना करेगी। वो उसकी थी। उसका दिल सिर्फ ताशफीन के लिए धड़कता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ताशफीन का दिल जुगन के नाम पर रक्स करने लगता था। जब दिलों में जगह हो तो मुश्किलें आसान हो जाती, और जब दिल ही एक दूसरे से बेजार हो जाए तो बाकी कुछ नहीं बचता। मोहब्बत वालों के लिए जुदाई मौत है। महबूब के जिक्र से दिल आबाद रहता है। महबूब का दीदार आंखों का नूर है। महबूब की हर हर अदा क़यामत होती है। वो जफा करे या वफा करे, महबूब तो बस महबूब रहता है। उसने 2 पल को आंखें बंद करके अपनी सोचों को एक जगह पे फोकस किया और फिर गहरी सांस भरते हुए गाड़ी मखसूस मंजिल को डाल दी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन पसंद आई होगी, और फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।